नमस्ते। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज एक बार फिर आपके सामने बीए सेकेंड ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज हम फर्स्ट पेपर के अंदर 6 चैप्टर पढ़ेंगे जिसका टॉपिक रहेगा वानस्पतिक रेशे लिनन। इससे पिछली क्लास में हमने लिनन की रेशे कैसे प्राप्त किए जाते हैं, उनसे वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज की हम क्लास में पढ़ेंगे लिनन की विशेषताओं के बारे में। हम सबसे पहले आज इसकी जो विशेषता पढ़ेंगे वो भौतिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक विशेषताओं में जो वे सारे गुण आते हैं या वे सारी विशेषताएं आती हैं जिनको हम देखकर, छूकर, स्पर्श करके पता लगा सकते हैं कि ये कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये हम इनको बता सकते हैं। वे सारी जैसे कि आकार है, रंग रूप है, लंबाई है, छूने में कैसा महसूस होता है, उसके गुण कैसे दिखाई देते हैं, उसके आधार पर हम बता सकते हैं। सबसे पहला हम लेंगे इसका संगठन। संगठन का मतलब है कि यहाँ पे ये कितना इसके अंदर क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो लिनन के रेशे के अंदर सेल्यूलोज उपस्थित रहता है, क्योंकि जो वानस्पतिक रेशे हैं उनके अंदर लगभग सभी में सेल्यूलोज की उपस्थिति रहती है। अब देखेंगे कि इनकी लंबाई, दूसरी जो विशेषताएं रहेगी लंबाई। वैसे वानस्पतिक रेशों में सबसे लंबा जो रेशा कहा गया है वो लिनन के रेशे को ही कहा गया है, जिसकी लंबाई अगर देखी जाती है तो 10 इंच से लेकर 20 इंच के करीब रहती है इनकी लंबाई। उसके अलावा अगर देखा जाए कि जैसे इसका व्यास जो है लिनन के रेशे का, अगर हम व्यास देखते हैं इसका, तो इसका जो व्यास है वो 15 से 18 माइक्रोन के करीब रहता है। फिर आ जाती है कि इसका अनुवीक्षणीय रचना, यानी कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर इसकी रचना कैसी दिखाई देती है। अनुवीक्षणीय रचना अगर देखें तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो लिनन का रेशा है उसकी रचना अगर हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर देखते हैं तो उसकी जो संरचना है बेलनाकार दिखाई देती है, यानी कि ये कैसा और रहता है, बेलनाकार है। ऊपर से अगर इसके किनारों को देखा जाए तो किनारे कम चौड़े रहते हैं, यानी कि ऊपर की ओर जाते जाते इनके जो लंबाई है किनारों की वो कम हो जाती है, नुकीले हो जाते हैं। यहाँ उनको नुकीला भी कहा जा सकता है। अगर इसकी संरचना हम देखते हैं जिसमें हमने बेलनाकार पढ़ा था, तो बेलनाकार इस तरीके से रहती है। इसकी जो ऊपर के किनारों की जो संरचना है वो कम चौड़ी होती जाती है। इसके अंदर हम अगर देखें तो कुछ एक तत्व लगा रहता है जिसके कारण इसके अंदर गांठेनुमा संरचना पाई जाती है। ये जो गांठें हैं उन गांठों को पेक्टिन कहा गया है, क्योंकि पेक्टिन की उपस्थिति के कारण यहाँ पर गांठेनुमा संरचना इसके अंदर दिखाई देती है। अगर देखा जाए कि जैसे कि इसका जो रेशा है इसको हम अगर खुली आंखों से देखते हैं तो वो रेशा लंबा, चमक वाला वगैरह दिखाई देता है, लेकिन इसको अगर हम सूक्ष्मदर्शी यंत्र पर देखें तो कपास के समान ही इसका रेशा दिखाई देता है, परंतु इसके अंदर गांठेनुमा संरचना रहती है जो कि मोम, पेक्टिन आदि की उपस्थिति के कारण यहाँ पर हो सकती है। फिर आ जाता है चमक। पांचवी अगर इसकी विशेषताएं देखते हैं, चमक। जो लिनन का रेशा है वो प्राकृतिक रेशों में सर्वाधिक चमक लिए हुए रेशा रहता है, जिसमें वानस्पतिक रेशों के अंदर इसकी चमक सबसे अच्छी रहती है। इसको अगर देखा जाए तो ये रेशे जैसे पेक्टिन के कारण इसके अंदर चमक अधिक देखने को मिलती है। पेक्टिन की उपस्थिति के कारण ही इनकी चमक अधिक होती है। अगर पेक्टिन को हटा दिया जाए इनके ऊपर से तो इसके अंदर सूखे, कड़े और चमकहीन ये रेशे दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो इनकी जो चमक है वो हम कह सकते हैं पेक्टिन की उपस्थिति के कारण चमक ज़्यादा है। सिक्स्थ इसकी जो विशेषता अगर हम देखेंगे तो सिक्स्थ विशेषता है रंग।
लिनन एक ऐसा रेशा है जिसके अंदर रेशे का रंग हल्के पीले रंग से लेकर गहरे रंग के पीले रंग तक हो सकता है। इसका औस से गलाने पर इसके जो रेशे रहते हैं वो ग्रे कलर के अंदर बदल जाते हैं। वैसे तो इसका सामान्य जो रंग रहता है पीला, लेकिन औस की उपस्थिति से या औस में जब इसके तने को गलने के लिए छोड़ता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि रेशे निकालने के लिए पानी के द्वारा भी गलाया जा सकता है, नमी के संपर्क से, और दूसरा हमने पढ़ा था औस के कारण। तो औस के कारण जब इसके तने को गलाया जाता है तो उसमें जो रेशे लगे रहते हैं वो पीले कलर से ग्रे कलर में बदल जाते हैं। लेकिन ये जो ग्रे कलर है उसके जो रेशे हैं इतने उत्तम कोटि के नहीं होते हैं जितने कि पीले रंग के जो रेशे रहते हैं उनसे जो प्राप्त होते हैं वो ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा अच्छे रहते हैं। फिर आता है सातवां जिसकी विशेषता है वो है मजबूती। मजबूती अगर देखी जाए तो इसके अंदर कपास के रेशों के समान इसमें मजबूती पाई जाती है, पर इसमें 30% तक इसकी मजबूती तब बढ़ जाती है जब ये गीली अवस्था में रहता है। गीली अवस्था में यानी कि जब इसको भिगो दिया जाता है तब 30% इसकी जो मजबूती है बढ़ जाता है। गीली अवस्था पर, ठीक है, अगर इसको जैसे भिगो दिया गया तो इसकी अवस्था गीली अवस्था में आ गया, उस समय इसकी मजबूती और अधिक बढ़ जाती है। लेकिन अगर इसको सूखी अवस्था में तोड़ा जाए तो ये कपास के समान ही टूट जाता है। फिर आता है इसकी अगली जो विशेषता है वो है तन्यता। तन्यता का मतलब रहता है कि लिनन के रेशों में तन्यता का अभाव है, यानी कि अगर इनको ज़्यादा खींचा जाए तो ये सरलता से ही टूट जाते हैं, यानी कि आसानी से टूट जाते हैं। फिर अगली जो विशेषता रहती है वो यहाँ आती है प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता का मतलब रहता है कि जब हम इनको खींचते हैं तो ये हमारे शरीर के अनुसार आकार को नहीं बदलते हैं, और अगर इनको ज़्यादा दबाव डाला जाए तो ये दबाव अधिक होने की वजह से इनके जो रेशे हैं वो आसानी से टूट जाते हैं और जो रेशा है वो खराब हो जाता है। अगली इसकी विशेषता रहेगी प्रतिस्कंदता। प्रतिस्कंदता का मतलब होता है कि इनके जो निर्मित वस्त्र है अगर उनका उपयोग लंबे समय से किया जाता है तो एक बार में अगर इसके ऊपर सलवटें पड़ जाती है तो वो सलवटें लंबे समय के लिए बनी रहती हैं, और ऐसी अवस्था में इसके ऊपर गर्म प्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। प्रेस किए बिना उन सलवटों को निकालना आसान नहीं रहता है। फिर अगर अगली इनकी जो विशेषताएं रहेगी वो रहेगी ताप संवाहकता। ताप संवाहकता का मतलब होता है यहाँ पर कि ये हमारे शरीर से ताप को अच्छी तरीके से सोख लेते हैं और हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। यानी कि जैसे कि हम कहते हैं कि कपास का रेशा जैसे कि गर्मी को सोखता है, पसीने को सोखता है और जल्दी से शरीर को ठंडक प्रदान करता है, उसी समान लिनन का रेशा भी जो है वो आसानी से हमारे शरीर से पसीने को सोख लेता है और शरीर को ठंडक प्रदान करता है। फिर आती है अगली विशेषता नमी अवशोषकता। नमी अवशोषकता का मतलब रहता है कि रेशे के अंदर जल को सोखने की, नमी को सोखने की एक इसमें अद्भुत गुण रहता है, यानी कि ये आसानी से पसीने को वगैरह को सोख लेते हैं और हमारे शरीर को वगैरह को जल्दी से ये एक सुखद अनुभव प्रदान करते हैं, वो ठंडक के रूप में हमारे शरीर को प्राप्त रहता है। फिर आ जाती है इसकी अगली जो विशेषता है वो है घर्षण। घर्षण यानी कि लिनन के रेशों को कितना भी रगड़ा जाए उसको रगड़ने पर उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उनको ज़्यादातर पीठा वगैरह जाता है तो इन पर हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, और इनको भीगने के पश्चात अगर इन पर ब्रश वगैरह रगड़ा जाए तो भी इनके रेशे जल्दी से प्रभावित नहीं होते हैं। फिर आ जाती है अगली इनकी जो विशेषता है सफाई व धुलाई। सफाई और धुलाई इन रेशों की आसानी से हो सकती है क्योंकि ये रेशा जो होता है चमक लिए रहता है, चिकना रहता है और इनसे निर्मित वस्त्र भी महीन बुनाई वाले रहते हैं, यानी कि इनकी सतह चिकनी होने के कारण इनको आसानी से धोया वगैरह जा सकता है। फिर आता है इसके ऊपर धूप का प्रभाव।
धूप का प्रभाव से मतलब है कि लिनन का रेशा जो होता है वो ज़्यादातर इनके जो रेशों से निर्मित वस्त्रों को ड्रेपरी पर्दे के रूप में काम में लिए जाते हैं, जिनकी कार्यक्षमता भी अधिक रहती है। वैसे तो सामान्य दिन पे धूप वगैरह प्रकाश का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे कि लंबे समय से ही अगर ये लगातार धूप के संपर्क में आ रहे हैं तो धीरे धीरे इनके जो रेशे हैं निर्बल होकर कमज़ोर हो जाते हैं और उस जगह से फटना शुरू हो जाते हैं। फिर अगली जो इनकी विशेषता है वो है अपघर्षण। अपघर्षण का मतलब होता है इनको कितना भी घिसा जाए, रगड़ा जाए तो इसके ऊपर कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, यानी कि रेशे उस पर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इनमें एक कमी ये पाई जाती है कि अगर इनके रेशों पर कहीं से सलवटे हैं या लंबे समय से एक ही तह किए हुए हैं और उस तह किए वाली जगह से अगर इनको घिसा जाए या वहाँ पर ज़्यादा प्रभाव दिया जाए तो उस जगह से जो इसके रेशे हैं वो फट जाते हैं और रेशा जो है खराब हो जाता है। फिर अगली विशेषता आती है दाहता। दाहता का मतलब होता है कि जब रेशे को अग्नि के संपर्क में ले जाते हैं तो ये रेशे कपास की तुलना में देरी से जलते हैं। यानी कि कपास के जलने में जितना समय लगता है उससे देरी से जलते हैं, और अगर इनको आग के संपर्क से भी हटा दिया जाए तो ये रेशे एक बार आग पकड़ लेते हैं तो वो धीरे धीरे जलते ही रहते हैं, वो आग आसानी से नहीं बुझती है और जलने के समय इनसे कागज़ के जलने के समान बदबू आती है। फिर आता है इसकी अगली जो विशेषता है वो है सूक्ष्म जीवों का प्रभाव। अगर इनके अंदर सेल्यूलोज की उपस्थिति के कारण जैसे कि फफूंद वगैरह है, कीड़े वगैरह हैं, अगर नमी के संपर्क में आ रहे हैं तो ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं, फफूंद लग जाती है, कीड़े वगैरह जो है वो इनको जल्दी से प्रभावित कर देते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक विशेषताओं के बारे में। अगली जो दूसरी विशेषता है वो है रासायनिक। रासायनिक में पहली विशेषताएं आती हैं अम्ल का प्रभाव। अगर जैसे कि लिनन के रेशे पर अम्ल का प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है, अम्ल से इनको धोया जाता है तो रेशे तुरंत जल्दी नष्ट हो जाते हैं और उसमें गलकर खराब हो जाते हैं। फिर आता है क्षार। क्षार के प्रभाव को अगर देखा जाए तो इनको अगर मर्सराइज किया हुआ रहता है तो अगर कड़े साबुनों से वगैरह से इनको धोया जाए तो इनके रेशों में कड़ापन आ जाता है और रेशे कड़े होकर बार बार एक दो बार की धुलाई के पश्चात धीरे धीरे वहाँ से फटना शुरू हो जाते हैं। तीसरा आता है रंगों का प्रभाव। रंगों के प्रभाव को अगर देखा जाए तो ऐसा होता है कि रेशों पर रंगों का प्रभाव जो है नहीं रहता है, क्योंकि इसके जो रेशे हैं उसके ऊपर उत्तकों की कड़ी एक सतह रहती है। उस सतह को अगर निकाल दिया जाए तब तो इस पर रेशे हैं रंग जो है वो आसानी से चढ़ जाते हैं, लेकिन अगर इनके रेशों पर उत्तकों की वो कड़ी सतह लगी रहती है तो इस पर रंग चढ़ाना मुश्किल होता है और एक या दो धुलाई के पश्चात कपड़े पर से जो रंग है वो निकल कर बाहर आ जाता है। और अगर इन रेशों को ब्लीच किया जाए, इन से निर्मित जो वस्त्र हैं उनको ब्लीच किया जाए तो उससे रेशे निर्बल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात उसके लगातार प्रयोग में आने पर वहाँ से रेशे कमज़ोर होकर फटना शुरू हो जाते हैं। फिर आता है अगली विशेषता जो है पसीने का प्रभाव। वैसे तो पसीने के संपर्क में आने पर रेशा प्रभावित नहीं होता है, लेकिन कुछ व्यक्ति हैं उनके शरीर में अम्ल के रूप में पसीना बनता है या उसके पसीने की प्रकृति अगर अम्लीय है, पसीना अगर अम्लीय प्रकृति का है तो वहाँ से जो रेशे हैं कड़े हो जाते हैं, कड़े होकर धीरे धीरे गुलना
शुरू हो जाते हैं और वो जो रेशे हैं वहाँ से फटना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अम्लीय प्रकृति वाले जो पसीने वाले व्यक्ति हैं, अगर उनके शरीर से लंबे समय से वो कपड़ा बार बार पसीने के संपर्क में आ रहा है और समय पर धुलाई वगैरह नहीं की जाती है या उसको ऐसे ही सूखने के लिए रख दिया जाता है, तो वो जो वस्त्र हैं वहाँ से सड़कर खराब होकर फटना शुरू हो जाते हैं। आज की हमने क्लास में पढ़ा भौतिक और विशेषताओं और रासायनिक विशेषताओं के बारे में, जिसमें लिनन की सभी तरह की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में अगली क्लास जब हमारी होगी तब हम उसमें पढ़ेंगे जूट, यानी कि जूट का रेशा कैसे प्राप्त किया जाता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उनके बारे में। तब तक के लिए आप सभी को बाय।